हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 10 सोशल साइंस इन हिंदी हिस्ट्री चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है काम, आराम और जीवन। तो आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 18वीं सदी के मध्य से लंदन की आबादी क्यों फैलने लगी, कारण बताइए। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 18वीं शताब्दी के मध्य से लंदन की आबादी फैलने के मुख्य कारण निम्नलिखित थे, जिसमें पहला कारण है क विभिन्न व्यवसाय। लंदन में रोजगार का की कोई कमी नहीं थी। 19वीं शताब्दी में यहाँ लगभग हर व्यवसाय के लोग रहते थे। गैरेथ स्टेडमैन के अनुसार 19वीं शताब्दी का लंदन क्लर्कों तथा दुकानदारों, छोटे तथा बड़े कारीगरों, सिपाहियों, नौकरों, दैनिक श्रम करने वाले मजदूरों तथा फेरी वालों का शहर था। यहाँ भिखारियों की भी कमी नहीं थी। यह तथ्य लंदन में फैलती बढ़ रही थी आबादी को ही दर्शाता है। ख है लंदन की गोदी। रोजगार की दृष्टि से लंदन की गोदी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। यह बड़ी संख्या में कामगारों को रोजगार दे सकती थी। नेक्स्ट ग है विभिन्न उद्योग। लंदन में कई प्रकार के बड़े उद्योग विकसित थे। ये उद्योग थे परिधान और जूता उद्योग, लकड़ी एवं फर्नीचर उद्योग, धातु एवं इंजीनियरिंग उद्योग, छपाई तथा स्टेशनरी उद्योग तथा शल्य चिकित्सा उद्योग, घड़ी उद्योग तथा कीमती धातु का सामान बेचने वालों उद्योग। ये उद्योग बाहर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र थे। ओके, नेक्स्ट है विशाल कारखानों की संख्या में वृद्धि। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लंदन में मोटर कारों तथा बिजली उपकरणों का निर्माण भी होने लगा। धीरे धीरे विशाल कारखानों की संख्या इतनी अधिक हो गई कि शहर की 3/4 नौकरियां इन्हीं कारखानों में सिमट गई। सच तो यह है कि शहर की चमक दमक, चहल पहल और रोजगार ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। लोग गाँवों को छोड़कर शहरों की ओर आकर्षित होने लगे। फलस्वरूप लंदन की आबादी फैलने लगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है 19वीं और 20वीं सदी के बीच लंदन में औरतों के लिए उपलब्ध कामों में किस तरह के बदलाव आए। ये बदलाव किन कारणों से आए। तो इसका आंसर हो जाएगा 19वीं और 20वीं सदी के बीच लंदन में औरतों के लिए उपलब्ध कामों में निम्नलिखित कारणों से बदलाव आए, जिसमें क है मशीनों के आगमन में बदलाव, जिसमें 18वीं शताब्दी के अंत में तथा 19वीं सदी के आरंभिक दशकों में बहुत सी औरतें फैक्ट्रियों में काम करते थे, परंतु जो जो तकनीक में सुधार आया और मशीनें आ गई, कारखानों में औरतों की नौकरियां छिनने लगी। अब ये घरेलू कामों में सिमट कर रह गई। 1861 की जनगणना के अनुसार लंदन में लगभग 2.5 लाख घरेलू नौकर थे। इनमें औरतों की संख्या बहुत अधिक थी। इसमें से अधिकांश हाल में ही शहर में आई थी। नेक्स्ट है बहुत सी औरतें परिवार की आय बढ़ाने के लिए अपने मकान में या तो किसी को किराए पर रख लेती थी या घर पर ही रहकर सिलाई बुनाई, कपड़े धोने या माचिस बनाने जैसे कार्य करती थी। ख है युद्धकालीन उद्योग में काम। 20वीं सदी में एक बार फिर स्थिति में बदलाव आया। अब औरतों को युद्धकालीन उद्योगों और दफ्तरों में काम मिलने लगा। इन्हीं कारण से यह था कि प्रथम विश्व युद्ध में बहुत से लोगों को सेना में भर्ती कर लिया गया था, जिससे श्रम का अभाव हो गया था। इस प्रकार औरतों घरेलू काम छोड़कर फिर से बाहर आने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है विशाल शहरी आबादी के होने से निम्नलिखित पर क्या असर पड़ता है, ऐतिहासिक उदाहरणों के साथ समझाइए। क है जमींदार, ख है कानून व्यवस्था संभालने वाला पुलिस अधीक्षक, ग है राजनीतिक दल का नेता। तो पहले हम देखते हैं जमींदार को। तो इसका आंसर हो जाएगा जमींदार। विशाल शहरी आबादी से जमींदारों को बहुत लाभ पहुंचा। इस संबंध में लंदन के जमींदारों का उदाहरण दिया जा सकता है। औद्योगिकरण क्रांति के पश्चात लोग बहुत सी संख्या में शहरों की ओर जाने लगे। इससे लंदन जैसे पुराने शहरों की आबादी तेजी से बढ़ने लगी। फैक्ट्रिया मालिक प्रवासी मजदूर को रहने की जगह नहीं देते थे, अतः जिन लोगों के पास ज़मीन थी वे इस नवागंतुकों के रहने के लिए सस्ते टेनेमेंट्स बनाने लगे। ओके, इसके बाद भले ही ये टेनेमेंट्स असुरक्षित थे तो भी इसके स्वामी अथवा जमींदार किराए के रूप में खूब धन कमाने लगे। ख है कानून व्यवस्था संभालने वाला पुलिस अधीक्षक। बड़ी जनसंख्या वाले शहरों में कानून व्यवस्था संभालने वाले पुलिस अधीक्षक के लिए कठिनाई पैदा होती जाती है। उदाहरण के लिए आबादी बढ़ने पर लंदन तरह तरह के अपराधियों की शरण स्थल बन गया। एक अनुमान था कि मुताबिक 1870 के दशक में लंदन में 20,000 अपराधी रहते थे। इसमें से कुछ ऐसे थे जो मकानों की छतों से शीशा तक चुरा लेते थे तथा दुकानदार से खाने की वस्तुएं उठा लेते थे। कई चोर कोयले के ढेर या सूखे कपड़े उठा ले जाते थे। दूसरी ओर ऐसे अपराधी भी थे जो अपने
धंधे में निपुण थे और अपने काम को पूरी सफाई से करते थे। लंदन की सड़कों पर ठगों, जालसाजों, जेब कतरों आदि की भरमार रहती थी। अतः शासक ने जनता को अनुशासित करने के लिए अपराधों के लिए कड़े दंड निश्चित किए। टूटे फूटे मकान होने के कारण आगजनी की घटनाएं भी आम थीं। इसके अतिरिक्त रूसी क्रांति के बाद मजदूरों द्वारा अपनी मांगें मनवाने के लिए विद्रोह तथा दंगे की आकांक्षा हमेशा बनी रहती थी। इस सब पर नियंत्रण पाने के लिए तथा विशाल जनसंख्या के समूह को अनुशासित करने के लिए अपराधी की गिनती कर उन पर कड़ी नजर जाने लगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित की व्याख्या करें। क है, 19वीं सदी में धनी लंदन वासियों ने गरीब के लिए मकान बनाने की जरूरत का समर्थन क्यों किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी में लंदन के धनी लोगों ने गरीबों के लिए मकान बनाने की जरूरत का समर्थन निम्नलिखित कारणों से किया, जिसमें कारण क है, गरीबों के एक कमरे वाले मकानों को उसके स्वास्थ्य के लिए खतरा माना जाने लगा, क्योंकि इन मकानों में हवा के निकास की कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ साफ सफाई की सुविधा का अभाव था। इससे पूरा लंदन किसी भयानक बीमारी की चपेट में आ सकता था। ख है, खस्ता हाल में होने के कारण मकानों में आग लगने का खतरा बना रहता था। ओके, ग है, निर्धन मजदूरों के विशाल जनसमूह के कारण सामाजिक उथल पुथल की आकांक्षा भी रहती थी। 1917 की रूसी क्रांति के बाद तो यह इस बात की आकांक्षा और भी बढ़ गई थी। लंदन के गरीब कहीं विद्रोह न कर दे, इस आकांक्षा से निपटने के लिए मजदूरों के लिए आवास योजनाएं आरंभ की गई। क्वेश्चन नंबर ख है, बम्बई की बहुत सारी फिल्में शहर में बाहर से आने वालों की जिंदगी पर आधारित क्यों होती थी? तो उसका आंसर हो जाएगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बम्बई की बहुत सारी फिल्में शहर में बाहर से आने वाले की जिंदगी पर आधारित होती थी। CID, गेटवे ऑफ इंडिया, श्री 420 आदि फिल्में इसके उदाहरण हैं। वास्तव में बम्बई का बाहर से आए लोगों तथा बम्बई में उसके सामने आई कठिनाइयों से गहरा संबंध था। इसके लिए निम्नलिखित उदाहरण है, तो आइए देख लेते। तो बम्बई के अधिकांश फिल्म निर्माता तथा अभिनेता बाहर से आकर बम्बई में बसे थे। उसके अपने अपने अनुभव थे। वे फिल्म द्वारा अपने अनुभवों तथा अपनी समस्याओं को आसानी से व्यक्त कर सकते थे। दूसरा, इन लोगों ने बम्बई के विरोधाभासों को निकट से देखा था। यहाँ धनी लोग बड़े बड़े भवनों में रहते थे, वहीं बाहर से आए गरीब मजदूर के पास रात बिताने को एक छोटा सा घर भी नहीं था। वे फुटपाथ पर ही रात बिताने को मजबूर थे। अतः बम्बई के फिल्म निर्माताओं ने इस विरोधाभासों को अपनी फिल्मों में उतारा। तीसरा, 19वीं सदी के मध्य में बम्बई की आबादी में भारी वृद्धि हुई। उत्तर कारण 19वीं सदी के मध्य में बम्बई की आबादी में वृद्धि के निम्नलिखित उत्तरदायी कारण थे। क्या क्या कारण थे, आइए इसे भी देख लेते हैं। पहला कारण है, 1819 में बम्बई को बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बना दिया गया। राजधानी बनने के बाद यहाँ जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। दूसरा, कपास और अफीम के व्यापारी और महाजन बढ़ते हुए व्यापार के कारण तरह तरह के कारीगर और दुकानदार भी बम्बई में आकर रहने लगे। तीसरा, 1854 में पहली कपड़ा मिल खुलने के साथ ही यहाँ पर रोजगार की तलाश में लोगों की भारी संख्या में आना शुरू कर दिया। 1921 तक यहाँ की 85 कपड़ा मिलों में 1,46,000 मजदूरों काम कर रहे थे। ओके, चौथा है, दो प्रमुख रेलवे नेटवर्कों का जंक्शन होने के कारण बम्बई में आने वालों और अधिक आसानी हो गई। पाँचवा, प्लेग की महामारी से बचने के लिए 1898 में बड़ी संख्या में लोग बम्बई आ पहुंचे। छठा, बम्बई भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। औपनिवेशिक शासकों के लिए यहाँ से बाहर के देशों के साथ समुद्री व्यापार करना सरल था। फलस्वरूप रोजगार की तलाश में लोग चुंबक की तरह बम्बई की ओर खींचे आए। नेक्स्ट और आखिरी है, देश के विभाजन के साथ लाहौर के बहुत से फिल्म निर्माता और निर्देशक बम्बई के फिल्म उद्योग से जुड़ गए। फिल्मों में काम करने के लिए देश के अन्य भागों से भी कई कलाकार बम्बई में आ बसे। इस प्रकार मुंबई एक विशाल जनसमूह का घर बन गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों को मनोरंजन के अवसर उपलब्ध कराने के लिए इंग्लैंड में 19वीं सदी में मनोरंजन के कौन कौन से साधन सामने आए? तो इंग्लैंड में 19वीं सदी में समाज के सभी वर्गों के लिए मनोरंजन के साधन उपलब्ध थे। इसमें मुख्य साधन निम्नलिखित थे। तो पहला था मनोरंजन के परंपरागत साधन। तो ब्रिटेन के धनी लोग के लिए लंदन सीजन की परंपरा बहुत पहले से चली आ रही थी। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में 300 से 400 सम्भ्रांत परिवारों के लिए
ऑपेरा, रंगमंच और शास्त्रीय संगीत आदि कई प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन किए जाते थे। ओके। एवं मेहनत मजदूरी करने वाले लोग अपना खाली समय पब या शराब घरों में व्यतीत करते थे। इस अवसर पर वे समाचार का आदान प्रदान करते थे और कभी कभी राजनीतिक विषयों पर बातचीत करते थे। मनोरंजन के साधन में धीरे धीरे आम लोगों के लिए भी मनोरंजन के नए तरीके सामने आने लगे। इसमें से कुछ सरकारी धन से आरंभ किए गए थे, जिसमें क है लोगों को इतिहास का विरोध बोध कराने और लोगों को ब्रिटेन की उपलब्धियों से परिचित कराने के लिए बहुत से पुस्तकालय, कला दीर्घाय और संग्रहालय खोले गए। आरंभ में लंदन ब्रिटिश म्यूजियम में आने वालों की वार्षिक संख्या केवल 15,000 थी, परंतु 1810 के संग्रहालय में प्रवेश शुल्क समाप्त कर दिया गया, जिससे दर्शकों की संख्या में तेजी से बढ़ने लगी। ख है निचले वर्ग के लोगों में संगीत सभा काफ़ी लोकप्रिय थी। ग है 20वीं सदी तक विभिन्न वर्गों के लिए लोगों के लिए सिनेमा भी मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन बन गया था। ओके। इसके बाद घ है ब्रिटेन कारखानों मजदूर छुट्टी वाले दिनों में समुद्र के किनारे बैठकर खुली धूप और स्वच्छ हवा का लुत्फ उठाते थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंदन में आए उन सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करें जिसके कारण भूमिगत रेलवे की जरूरत पैदा हुई। भूमिगत रेलवे के निर्माण की आलोचना क्यों हुई? तो सामाजिक परिवर्तन क्या थे, आइए इसके जानते। क है औद्योगिक विस्तार के कारण लंदन में अप्रवासी मजदूरों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई थी। उसके लिए आवास की समस्या विकट होती जा रही थी। ख है मजदूर जिन छोटे और छोटे छोटे तथा टूटे फूटे मकानों में रहते थे, वहां गंदगी की वजह से बीमारियां के फैलने का डर था। इससे पूरे लंदन का पर्यावरण खतरे में पड़ गया था। ग है भारी भीड़भाड़ के कारण लोग खुली हवा का कामना करने लगे थे। इसके लिए आवागमन के साधनों को विकसित करना अनिवार्य था। भारी जनसंख्या से जुड़ी इस प्रकार की कई समस्याएं भी थी। अतः लंदन की जनसंख्या के फैलाव के बारे में सोचा गया और उसके लिए उपनगरीय व्यवस्था अपनाने की योजना बनाई गई, जिसका अर्थ था बड़ी संख्या में मजदूरों को लंदन से बाहर नई बस्तियों में बसाना। नई योजना में मजदूरों के कारखानों तक आने जाने के लिए भूमिगत रेलवे के निर्माण की आवश्यकता अनुभव की गई। आलोचना भले ही भूमिगत रेलवे आलोचना क्या थी, आइए इसे देख लेते हैं। भले ही भूमिगत रेलवे ने लंदन के आवास की समस्या को काफ़ी सीमा तक हल कर दिया, तो भी आरंभ में नीचे दिए गए आधारों पर इसकी आलोचना हुई थी, जिसमें पहला है लोग भूमिगत यात्रा करने से डरते थे। दूसरा, डब्बों में यात्री पाइप पीते थे जो खतरनाक था। तीसरा, डब्बे सल्फर, कोयले की धूल तथा ऊपर लगे गैस लैंप से निकलने वाली गंध से भरे रहते थे। इससे यात्रियों का दम घुटने लगा था। घ है बहुत से लोगों का मानना था कि इन लोह दंतों से शहर में अफरा तफरी फैला दी है और अस्वस्थकर वातावरण उत्पन्न कर दिया है। ज्ञा है रेलवे निर्माण की प्रक्रिया भी काफ़ी खर्चीले तथा त्रुटिपूर्ण थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है पेरिस के हाउस मानकीकरण का क्या अर्थ है? इस तरह के विकास को आप किस हद तक सही या गलत मानते हैं? इस बात का समर्थन या विरोध करते हुए अखबार के संपादक को पत्र लिखिए और उसमें अपने दृष्टिकोण के पक्ष में कारण दीजिए। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। पेरिस के हाउस मानकीकरण से अर्थ है पेरिस यानी फ्रांस नगर का पुनर्निर्माण और उनकी सुंदरता में वृद्धि करना। यह काम फ्रांस के शासक लुई नेपोलियन तृतीय ने करवाया था। वह नेपोलियन बोनापार्ट का भतीजा था और 1852 में फ्रांस का सम्राट बना था। उसने नए पेरिस के निर्माण का काम बैरन हॉम्सन नामक वास्तुकार से करवाया था। उसी के नाम पर पेरिस में हुए इस कार्य को पेरिस का हाउस मानकीकरण कहा जाता है। हाउसमान ने किसी प्रकार के विद्रोह की आशंका को समाप्त करने के लिए सबसे पहले शहर में से गरीबी की बस्तियों को साफ करवा दिया था। इसके बाद निम्नलिखित कार्य किए थे, जिसमें का है शहर में सीधी चौड़ी तथा छायादार सड़कों का निर्माण कराया। दूसरा, खुले मैदान बनाए गए। तीसरा, बस अड्डों तथा पानी की उचित व्यवस्था की गई। चौथा, सुरक्षा के लिए पूरे शहर में पुलिस तैनात कर दी गई जो रात को भी गश्त लगाती थी। हाउस मानकीकरण के समर्थक में क्या तर्क थे, आइए इसे देख लेते हैं, जिसमें क है इस काम से पेरिस में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला। ख सौंदर्य की नगरी यह नई राजधानी पूरे यूरोप के लिए ईर्ष्या का विषय बन गया। ग पेरिस ऐसे बहुत से वास्तु शिल्पों तथा सामाजिक एवं बौद्धिक प्रयोगों का केंद्र बन गया जो लंबे समय तक केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे विश्व पर अपना प्रभाव डालते रहे।
पेरिस का पुनर्निर्माण पेरिस वासियों के लिए गर्व का विषय बन गया, परंतु आरंभ में इसका नीचे दिए गए आधारों पर जबरदस्त विरोध हुआ था। तो आइए देख लेते हैं क्यों इसका विरोध हुआ था। तो विरोध में क्या क्या तर्क थे, आइए इसे देखते हैं। तो क है, पुनर्निर्माण अभियान के दौरान 3,50,000 लोगों को उजाड़ दिया गया था। दूसरा, कुछ संपन्न लोगों का कहना था कि शहरों को दानवी ढंग अर्थात अत्याचारी तरीकों से बदला गया है। ग है, कुछ लोगों ने पुरानी जीवन शैली के समाप्त होने तथा एक उच्च वर्गीय संस्कृति के स्थापित होने का गहरा दुख व्यक्त किया। घ, सड़कों को नया रूप देने के लिए इतनी अधिक तोड़फोड़ हुई कि लोग क्या कहने लगे कि हौसमान ने सड़कों के जीवन और सड़कों को मार डाला। गया है, शहर में बने बुले बर्ड्स और छज्जों के कारण भी इस काम की आलोचना हुई। लोग का मानना था कि इन कृतियों ने शहर को सुनसान तथा उदासी भरा बना दिया। निष्कर्ष क्या है, तो आइए देख लेते हैं। ऊपर दिए गए दो विरोधी तर्कों में से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हौसमान का यह तर्क सराहनीय था, केवल इसे करने का तरीका ही गलत था। फिर भी इतने बड़े पैमाने पर किए गए पुनर्निर्माण में लोगों का उजाड़ना स्वाभाविक ही था। कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, सरकारी नियमों और नए कानून ने प्रदूषण की समस्या को किस हद तक हल किया? निम्नलिखित के स्तर में परिवर्तन के लिए बने कानून की सफलता और विफलता का एक उदाहरण दीजिए, जिसमें सार्वजनिक जीवन है, निजी जीवन है। तो आइए देख लेते हैं। शहरीकरण तथा उद्योग के विस्तार से पर्यावरण का बड़े पैमाने पर प्रदूषण हुआ। धुएं के कारण आकाश धुंधला होने लगा, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी काले पड़ गए। साफ हवा मिलना कठिन हो गया। लोग मशीनों के भारी शोर शराबा में जीने को मजबूर हो गए। प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सरकारी नियमों और नए कानून प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सबसे पहले कानूनी तरीके से अपनाने का निर्णय लिया गया। सार्वजनिक तथा निजी जीवन में इन तरीकों की सफलता और विफलता का आकलन इस प्रकार से है। तो आइए देख लें, जिसमें क है, डर्बी, लीड्स और मैनचेस्टर जैसे कुछ शहरों में 1840 के दशक तक धुएं पर नियंत्रण पाने के लिए कानून बनाए जा चुके थे। धुएं को मापना अथवा उस पर कड़ी नज़र रखना उस समय बहुत कठिन था। कारखाना मालिकों ने अपनी मशीनों में नाम मात्र के ही सुधार किए, इससे धुएं की मात्रा में कोई अंतर न आया। इसलिए 1847 और 1853 के धुआं नियंत्रण कानून अपने उपदेश में सफल न हो सके। ख है, भारत में औपनिवेशिक अधिकारियों ने दुर्गंध पैदा करने वाले स्थानों की सफाई का निर्णय लिया, परंतु 1855 में शुरू हुई रेलवे ने एक और खतरनाक प्रदूषक तत्व को सामने ला दिया। यह था रानीगंज से आने वाला कोयला। भारतीय कोयला वैसे ही बहुत अधिक राख छोड़ता है, जिससे समस्या को और भी गंभीर बना दिया। गंदे कारखानों को शहर के बाहर निकालने के लिए कई याचिका दी गई, परंतु कोई परिणाम नहीं निकला। अतः 1863 में कलकत्ता में भारत का पहला धुआं निरोधक कानून पारित किया गया। इसके बाद 1920 में टालीगंज में स्थित चावल मिलों में कोयले के स्थान पर धान की भूसी जलाई जाने लगी। आसपास के लोगों ने शिकायत की कि उसने हवा में कालिख भरी होती है, जो सुबह और शाम तक बरसती रहती है। ऐसे वातावरण में रहना असंभव है। बंगाल धुआं निरोधक आयोग के निरीक्षण के अंततः औद्योगिक धुएं पर नियंत्रण कर लिया, परंतु घरेलू धुएं पर नियंत्रण करना अभी भी कठिन था। इस प्रकार सार्वजनिक जीवन की समस्या तो हल हो गई, परंतु निजी जीवन की समस्या बनी रही। तो आज के वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। अगर आप इसको नोट्स चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक